एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी पहले म्यूटेशन का। वैसे टॉपिक डिटेल में अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन पहले थोड़ी सी बातें जान लेते हैं म्यूटेशन के बारे में। हिंदी में आप इसे पढ़ते हैं उत्परिवर्तन। ये टॉपिक 3 बार पढ़ना है आपको जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर में। जेनेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, म्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर में फिर म्यूटेशन आएगा और एवोल्यूशन में फिर म्यूटेशन आएगा। तीनों चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सिंपल सी डेफिनेशन जान लीजिए कि व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का सिंगल मतलब होता है अल्टरेशन इन डीएनए। बस इतना आप ध्यान रखेंगे, काम हो जाएगा। अल्टरेशन मतलब चेंज। डीएनए में अगर कोई भी चेंज होता उसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो इसकी मैं सिंपल से डेफिनेशन लिख देता हूं, अल्टरेशन इन डीएनए। अगर डीएनए में कोई अल्टरेशन होता है तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं, और अगर डीएनए में कोई अल्टरेशन जानबूझ के कराया जाए तो क्या कहेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए में कुछ जानबूझ के चेंज कराते हैं। और ये जो म्यूटेशन है जनरली कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाते हैं, लेकिन हम म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। तो म्यूटेशन इज द अल्टरेशन इन डीएनए। कोई भी रीजन, कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है उसे कहते हैं म्यूटाजेन। म्यूटाजेन, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड म्यूटाजेन। म्यूटाजेन इज म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। अब म्यूटाजेन कई सारे हैं, जैसे एक्सरेज, एक्सरे म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, जैसे गामा रेज, गामा रेज, जैसे हाइड्रोक्सिलामीन, नाइट्रस एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नाइट्रस एसिड, हाइड्रोक्सिलामीन लिखे हैं सब आपके पास में। तो ये सब अलग अलग तरह के म्यूटाजेन हैं। अगर ये ज्यादा मात्रा में किसी ह्यूमन के संपर्क में आ जाएंगे तो कैंसर कॉज कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर के डिप्लीट होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज स्किन के संपर्क में आते हैं और क्या कॉज करती हैं? स्किन कैंसर। तो ये जो म्यूटाजेन है इनसे म्यूटेशन और कैंसर जैसी समस्याएं होती हैं। अब ये म्यूटेशन 2 तरह का है। मेनली अगर यहां पर हम बात करें तो 2 तरह का म्यूटेशन होगा। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या अंतर है दोनों में? म्यूटेशन का मतलब दोनों में क्या होगा? चेंज, दोनों के डीएनए में चेंज होगा। लेकिन अंतर क्या है? पॉइंट म्यूटेशन में चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। यहां पर डीएनए का एक सिंगल बेस पेयर चेंज होगा। और बेस पेयर ये सब आप पढ़ चुके हैं, कहां पर? बायोमॉलिक्यूल में। इसलिए मैंने कहा था जेनेटिक्स में आपके काम आएगा। तो सिंगल बेस पेयर, एक हेलिक्स में कितने बेस होते हैं? हाँ, 20। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर? 10। सुनना नहीं, बस ऐसी गाना गाते रहना, है ना? तो एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर। और अगर एक भी बेस पेयर में कोई चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। चेंज हो रहा है तो म्यूटेशन है, और एक बेस पेयर में हो रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन। इतनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल बहुत खास है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। अब ये कैसे होता है? सिकल सेल एनीमिया में यही पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। इसी चैप्टर में बात करेंगे, अगले चैप्टर में फिर बात करेंगे। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, कितनी चेन होती हैं? 4 चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन में 6ठी पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर कौन होता है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। और
अगर इसकी जगह पर कौन आ जाए, वेलिन आ जाए। अगर ग्लूटामिक एसिड है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और अगर वेलिन आ गया तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहेंगे उसे। और ये ग्लूटामिक एसिड के यहां पर वेलिन क्यों आ जाता है, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर से, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताता है पोजिशनल इंफॉर्मेशन कि किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, नंबर क्या है। और बीटा चेन में कितनी अमीनो एसिड? 146, 146। अल्फा में 141। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंट म्यूटेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जिसको अभी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। अब ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मोर देन वन जीन। अगर एक से ज्यादा जीन में कोई परिवर्तन हो रहा है या क्रोमोसोम में कोई चेंज हो रहा है तो उसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एबिरेशंस। इन्हें एबिरेशंस भी कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एबिरेशन है, दीज आर जनरली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स। ये आपको लाइन याद करनी फिलहाल, ठीक है। अगर क्रोमोसोम में कोई चेंज हो रहा है तो उसे हम क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाएगा कि क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। यहां बस इतनी चीज ध्यान रखनी। पॉइंट म्यूटेशन कहां मिलेगा? सिकल सेल एनीमिया में, और क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैंसर सेल में आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपके लेवल पर इतनी चीजें जरूरी हैं। अब मैंने कहा कि म्यूटेशन में डीएनए में अल्टरेशन होता है, डीएनए में चेंज होता है। तो डीएनए में जो सबसे छोटा हिस्सा जिसमें चेंज हो सकता है उसे हम कहते हैं म्यूटॉन। क्या कहते हैं? म्यूटॉन। म्यूटॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द जीन और डीएनए दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन। डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा जिसमें म्यूटेशन हो सकता है वो म्यूटॉन, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो सकता है वो रिकॉन, और जो प्रोटीन के लिए कोड करे वो सिस्ट्रॉन। अगले चैप्टर में तीनों फिर आ जाएंगे। तो रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ये तीनों टर्म एक साथ में फिर पढ़ाऊंगा। म्यूटॉन क्या है? डीएनए का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसमें म्यूटेशन हो सकता हो। एक्सरे के द्वारा म्यूटेशन कराया गया मुलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, और इस काम के लिए इनको 1946 में नोबेल प्राइज भी मिला। ये सब लिख के आपको मैं दे रहा हूं। कुछ पॉइंट एनसीईआरटी और कुछ एनसीईआरटी के बाहर के हैं। तो ये तो हो गया म्यूटेशन। पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस हिंदी में इसे कहते हैं वंशावली अध्ययन। अध्ययन, ठीक समझिए कि ये है क्या। अगर किसी फैमिली में, अगर किसी एक फैमिली में कई जनरेशन तक किसी एक कैरेक्टर की स्टडी की जाए तो उसी को कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री का मतलब कई वंश तक, कई जनरेशन तक। जैसे क्वीन विक्टोरिया, पता है क्या थी? हीमोफिलिक थी। क्वीन विक्टोरिया हीमोफीलिया की कैरियर थी, और उनकी फैमिली में कई जनरेशन तक हीमोफीलिया की स्टडी की गई। तो इसी स्टडी को हम क्या कहेंगे? पेडिग्री एनालिसिस। किसी भी फैमिली में कई जनरेशन तक अगर किसी कैरेक्टर के अध्ययन किया जाए, किसी बीमारी का अध्ययन किया जाए, तो उसे हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो हमने ये जान लिया कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है। तो पेडिग्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए कैरेक्टर और डिजीज इन ए फैमिली
इन ए फैमिली फॉर मेनी जनरेशंस। कई जनरेशन तक अगर किसी फैमिली के अंदर डिजीज या कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाए तो उसी को हम कहते हैं वंशावली अध्ययन या पेडिग्री एनालिसिस। अब ऐसा करते क्यों है? अगर हमें यही चीज ड्रोसोफिला में पता करनी हो कि क्या इनहेरिटेंस है, जैसे हमें उसके आई कलर क्या है? कैरेक्टर। अगर हमें ड्रोसोफिला में आई कलर के कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को देखना है तो हम क्या कर सकते हैं? पेडिग्री बनाएंगे उसमें। अरे वो कर चुके हैं, क्या किया था? क्रॉस कराया था ना, और क्रॉस करा के हमने पता कर लिया कि क्या इनहेरिटेंस होता है। F2 जनरेशन में हम जाते हैं और वहां पर 9331 का रेशियो नहीं मिलता है। लेकिन जैसा क्रॉस हमने ड्रोसोफिला को तुम पकड़ के लाए, 2 मक्खियों को मेल फीमेल लैब में लेके गए, क्रॉस करा दिया। लेकिन क्या किसी फैमिली में ऐसा कराएंगे? आप साइंटिस्ट हो और फैमिली में से मेल फीमेल को पकड़ लाओगे, लैब में ले जाओगे, क्रॉस कराओगे, और फिर कितना इंतजार करना पड़ेगा 2 जनरेशन तक जाने के लिए? 50 साल मैंने गिनवाया था कि किस तरीके से इंतजार करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ऐसे क्रॉस पॉसिबल ही नहीं है। किसके लिए? ह्यूमन के लिए। मटर में जैसा क्रॉस आप करा सकते हो, ड्रोसोफिला में जैसा क्रॉस आप करा चुके हैं, वैसा क्रॉस ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है। उतने कंट्रोल्ड क्रॉसेस आप यहां नहीं करा सकते हैं, और इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ह्यूमन में कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं कराए जा सकते हैं। देखो ड्रोसोफिला में क्या किया था, मेल कैसा लिया था? ब्राउन बॉडीड रेड आइड सेलेक्ट कर लिया हमने कि ये देखो ये मेल है, और फीमेल येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड। हमने कंट्रोल किया दोनों के फीचर्स को और क्रॉस करा दिए। लेकिन ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के केस में। ऐसा नहीं कि रणबीर कपूर को और कैटरीना कैफ को लैब में लेकर जाए। इस तरह के कंट्रोल क्रॉसेस ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है। समझ गए होगे, इतना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। तो पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ह्यूमन में कंट्रोल्ड क्रॉसेस पॉसिबल नहीं है। इसलिए पेडिग्री एनालिसिस क्या है? किसी फैमिली में कई जनरेशन तक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को समझना पेडिग्री है। और पेडिग्री क्यों बनाते हैं? अभी तो बताया, क्योंकि ह्यूमन में कंट्रोल्ड क्रॉसेस पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं लिख देता हूं, कंट्रोल्ड क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन में कंट्रोल क्रॉस पॉसिबल नहीं, इसलिए पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। कभी ड्रोसोफिला की पेडिग्री पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कभी मटर की पेडिग्री पढ़ी? नहीं पढ़ी। ह्यूमन की पेडिग्री क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल क्रॉस पॉसिबल नहीं है। जिस तरह के क्रॉस हमने ड्रोसोफिला में मॉर्गन ने कराए, जिस तरह के क्रॉस मटर में मेंडल ने कराए, उस तरह के क्रॉस आप ह्यूमन में नहीं करा सकते। इसलिए पेडिग्री का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन पेडिग्री को पढ़ने के लिए हमें कुछ सिंबल पता होने चाहिए। तो सिंबल आज जान लीजिए, फिर पेडिग्री हम सीखेंगे, है ना। चलिए देखिए, अगर मैंने सिंबल ऐसे बनाया सर्किल, क्या बताएगा? सर्किल बताता है फीमेल के बारे में। ये सब सिंबल हैं जो आगे हम यूज करेंगे अगले टर्न से, ठीक है। अगर हमने स्क्वायर बनाया तो मेल, क्या है ये? फीमेल। और अगर इसको डार्क कर दिया तो डिजीज्ड, अफेक्टेड, इसको बीमारी है। अगर हमने डार्क नहीं किया मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये है अफेक्टेड फीमेल। अगर मैंने स्क्वायर बनाया, क्या है? मेल। अब ये नॉर्मल है, जैसे मैंने इसको डार्क किया है क्या हो गया? अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मेल। क्लियर इतनी बात?
फिर क्या है ये? फीमेल। क्या है ये? मेल। एक लाइन से इनको जोड़ दिया, क्या हो गया? मेटिंग या मैरिज। ठीक है, ये बताएगा किसके बारे में? मेटिंग के बारे में, क्रॉसिंग के बारे में, मैरिज के बारे में। ये क्या है? फीमेल। ये क्या है? मेल। ये क्या है? मेटिंग। ये क्या है? हाँ, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। मतलब ये दो जो मेल और फीमेल हैं, ये सगे संबंधी हैं कोई, और उनके बीच अगर मीटिंग हो रही तो दो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझना ना, केवल दिमाग लगाना। ठीक। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ऑल्सो नेम्ड एज कंसेंजिनस मेटिंग। कंसेंजिनस मेटिंग। ये क्या है? फीमेल। ये क्या है? मेल। क्या करा दिया? मेटिंग। क्या है ये? मेल। क्या है ये? फीमेल। क्या है ये? मेल। अब जब ऐसा कोई फिगर बनाएंगे तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो सबसे ऊपर दिखाया गया वो पेरेंटल जनरेशन है, इसके जो नीचे आएगा वो F1 आएगा, और इसके नीचे जाएंगे तो F2 जनरेशन आ जाएगा। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस फैमिली में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ये 3 बच्चे यहां पर दिखाए गए हैं, इनका नाम रख देते हैं A, B और C। अब एग्जाम में पूछा जाए, बताओ इन 3 में से किसकी उम्र सबसे ज्यादा है? किसकी उम्र सबसे ज्यादा है? A की, और सबसे कम C की उम्र है। कैसे पता चला? बच्चों का क्रम हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मतलब अगर ए को सबसे लेफ्ट में दिखाया गया तो इसका मतलब इसकी उम्र सबसे ज्यादा, सबसे पहले पैदा हुआ। फिर उसके बाद ये बच्चा दूसरे नंबर पे पैदा हुआ तो इसको हमने उसके राइट में दिखाया है। ये तीसरा बच्चा, अगर इनका कोई चौथा बच्चा पैदा होगा तो हम उसके राइट में चलेंगे या लेफ्ट में? राइट में दिखाएंगे। मान लीजिए चौथा बच्चा लड़की है तो हमने राइट में दिखा दिया। तो इस तरीके से हम एज को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट की तरफ हम बच्चों के क्रम को लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। ये क्या है? मेल या फीमेल? अनस्पेसिफाइड। अगर हमें नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल तो ऐसा सिंबल बनाएंगे और इसे कहेंगे अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड सेक्स। हमें नहीं पता कि मेल या फीमेल तो अनस्पेसिफाइड। फिर अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिंबल बना दिया गया और इसके अंदर लिख दिया गया मान लीजिए 3, या जैसे यहाँ 4 बच्चे मैंने बनाए, मैं चारों नहीं बनाना चाहता हूं तो मैं सिंपली ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बनाऊंगा और लिख दूंगा इसके अंदर 4। मतलब इस फिगर को मैं एक तरीके से और बना सकता हूं। मैं ऐसे बना दूंगा कि ये देखिए ये पेरेंट है और इनके बच्चों को मैं ऐसे दिखा दूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा 4। तो ये 4 बच्चे ये वाले हो गए, लेकिन इनमें कुछ बच्चे मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, तो इसलिए सिंबल कैसा बना दिया गया? अनस्पेसिफाइड। मतलब आप ये नहीं देख के बता सकते हो कि कितने मेल कितने फीमेल, लेकिन ये पता है कि 4 बच्चे हैं। और ये कब यूज करेंगे? जब चारों बच्चों का फीचर एक जैसा होगा। मतलब चारों बच्चों को बीमारी ना हो या चारों बच्चों को बीमारी हो। तो जैसे यहां पर 4 बच्चे दिखाए गए, इनको बीमारी नहीं है, तो आप इनको एक साथ ऐसे सिंबल से दिखा सकते हो, लेकिन इसका यूज कभी नहीं होगा। लेकिन बाकी जो सिंबल हैं, मेल फीमेल, ये वाले सिंबल, मेटिंग, कंसेंजिनस मेटिंग पूछा गया है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिंबल ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने इसके अंदर 5 लिख दिया, तो क्या कहोगे इसको? 5 अनअफेक्टेड अनस्पेसिफाइड ऑफस्प्रिंग। नहीं, अनअफेक्टेड क्यों? क्योंकि डार्क नहीं। अगर इसको मैं डार्क कर दूं तो इसी को कहोगे 5 अफेक्टेड अनस्पेसिफाइड ऑफस्प्रिंग। तो ये आप समझ गए ना कि कैसे एग्जाम में करना है। तो बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कोई और सवाल नहीं आएगा। इतने से ही पेडिग्री सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है,
तो यहां पर म्यूटेशन को आपने थोड़ा सा जान लिया, म्यूटेशन की डिटेल अभी बाकी है, बहुत कुछ मैंने अभी बताया नहीं, अगले चैप्टर में डिटेल आएगी म्यूटेशन की। पेडिग्री एनालिसिस क्या है और क्यों यूज करते हैं, ये दो बातें मैंने बताई। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, किसी भी फैमिली में कई जनरेशन तक किसी कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करना पेडिग्री एनालिसिस है। क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन में कंट्रोल क्रॉस नहीं करा सकते हैं, और पेडिग्री को सीखने से पहले हमें पेडिग्री के सिंबल सीखने पड़ेंगे। सिंबल आएंगे तभी आप पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।